मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ा था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रिवीजन की क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर वाइज रिवीजन देख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आने वाली है उसको लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मुख्य रूप से जो हमारी टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसके पहले मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को हमने कंप्लीट रिवाइज किया हुआ है। आज हम लोग रिवाइज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आप जानते हैं कि जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं तो मेंडल के नियमों की व्याख्या को हम जरूर ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेंडल के 3 नियम हैं तो पूरी तरीके से इस पे क्या है आधारित है। जैसे कि मेंडल का जो पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड थर्ड लॉ आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो मेंडल के मुख्य रूप से 3 नियम हैं, उसके अलावा वेरिएशन, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और जो मटर को ही चुनने का कारण सेलेक्ट किया था मटर को ही गार्डन की को। तो आइए इस पूरे चैप्टर का आज हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो जेनेटिक्स है। आप जानते हैं कि जो जेनेटिक्स है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम जो लक्षण पेरेंट्स उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं यानी माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद यह इनहेरिटेंस, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इट इज बेसिस ऑफ द हेरेडिटी, जो किसका है, वंशागति का। इसके बाद वेरिएशन क्या होता है। आप जानते हैं कि जब भी हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं, अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन ही पढ़े तो आप हम भी जानते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है चिंपैंजी से है। मतलब कि अलग अलग केसेस में अलग अलग एरा में जो चिंपैंजी था धीरे धीरे जो 4 पैरों पर चलने वाला जीव था धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने लगा। तो अब अगर हम वेरिएशन को पढ़ते हैं तो ये भी ध्यान में रखते हैं कि वेरिएशन का जो मुख्य, अगर हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसमें वेरिएशन का काफी अच्छा रोल है। जैसे हम पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कैरेक्टर होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, जो अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं उनकी पेयरिंग होती है। तो लक्षणों में भी कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर एक माता पिता के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे देखने में असमान होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। तो जब आप वेरिएशन पढ़ते हैं तो देखिए दिया इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट। वेरिएशन कैन बी टर्न इन फिजियोलॉजी भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजी, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक एंड इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द स्पीशीज। अब हम जो सबसे मुख्य कारण है मेंडल के नियम, जिसे आनुवंशिकी के नियम भी कहते हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम जानते हैं कि मेंडल जी ने मटर के पौधे पर अपना अध्ययन किया था और टोटल 7 कैरेक्टर को उन्होंने कलेक्ट किया था। अगर 7 कैरेक्टर का है और 14 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर है और ये क्या है आपके उसके डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स हैं। या हम ये भी कहते हैं कि जीन और एलिज में क्या अंतर है। तो अगर कोई जीन है जैसे हाइट का, तो हाइट में टॉल भी है और डॉर्फ भी है जो एलिक्स के सहारे से होती है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है एलिक्स जीन में और ट्रेट और कैरेक्टर में, तो इसका ध्यान रखिएगा। मेंडल conduct hybridization experiment on garden pig for 7 years. On the basis of their experiment proposed law of inheritance, he selected character has 2 opposing traits, conclude hybridization, 14 true breeding plant varieties. अब इसका कारण क्या था, सबसे जरूरी जो लिखा हुआ तो आप जानते ही, बाकी आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो मटर का पौधा है वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। इसके अलावा इसकी कॉस्ट प्राइस भी कम होता है। इसके अलावा आपका ये आपका सेल्फ पॉलिनेटेड भी है और इसकी वैरायटीज भी काफी ज्यादा है। और रीजन भी था कि ही स्टडी वन कैरेक्टर एट वन टाइम, उन्होंने एक समय पे एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया। अवेलेबल टेक्निक, जिसके कारण मतलब अलग अलग टेक्निक थी जिसके द्वारा उन्होंने अनडिजायरेबल तरीके से पॉलन ग्रेन के फर्टिलाइज होने से रोका। और इसके अलावा उन्होंने मैथमेटिकल और आपकी स्टैटिक्स एनालिसिस की थी, जिससे कि बेहतर तरीके से हमें वो भी जो भी कैरेक्टर हमें मिल रहे हैं समझ में आए। अब देखिए, अब दिया इनहेरिटेंस ऑफ जीन, जिसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हम जानते हैं कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसे पहला, अगर हम एक कैरेक्टर को लेकर के जब हम अध्ययन करते हैं, मतलब कि जब हम एक कैरेक्टर को लेकर अध्ययन करते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम एक डोमिनेंट कैरेक्टर ले लें, एक रिसेसिव कैरेक्टर ले लें, मतलब एक हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसे हम कैपिटल टी से शो करते हैं और दूसरा हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है जिसे हम स्मॉल टी से शो करते हैं। तो जब हम इनके बीच क्रॉस लगाते हैं तो हमें F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे जो है लंबे प्राप्त होते हैं। और इसी से हमें एक प्राप्त होता है कि जो मेंडल का पहला नियम है जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहले जो आपका रूल है उसकी भी व्याख्या हमें देखने को मिलती है, जैसे जीन वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तरीके के पौधे हैं, पहला है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ। इस टॉल और ड्वार्फ के बीच जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें
F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे कैसे मिले, लंबे मिले, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंडल का पहला नियम भी है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स वन सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। तो अब इसमें देखिए, जब इन्हीं दो पौधों का हमने क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दिया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो हमें जो और रेशियो मिला वो बदल गया। मिला हमें रेशियो जो है 3:1 का और 1:1 का, जो कि जीनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो है। हमें बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि जब हमने एक लंबे पौधे और एक ड्वार्फ यानी एक टॉल और एक ड्वार्फ को लेकर क्रॉस कराया, तो F1 में हमें सारे पौधे लंबे मिले, तो जिसे हम क्या कहते हैं, मेंडल का पहला नियम लॉ ऑफ डॉर्मेंस। लेकिन F2 जनरेशन में जब उन्हीं पौधों की हमने सल्फिंग कराई, तो हमें सारे पौधे लंबे न मिल करके हमें एक प्योर टॉल मिला, दो हाइब्रिड टॉल मिले, और एक क्या मिला, प्योर डॉर्फ मिला या डॉर्फ मिला। तो हम जब इसको देखा हमने, तो हमने पाया कि ये जो कैरेक्टर थे जो हमें F1 में मिले थे, वो पूरी तरीके से क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, इसलिए हम इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। और तीसरा जो नियम है, आप जानते हैं कि मेंडल का एक अगला नियम, उसके बारे में लिख करके बताया भी गया है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का। वैसे तो मेंडल जी ने कहा था कि जो भी लक्षण होते हैं वो आपके जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उनका जो ट्रांसफर होता है, लेकिन कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अध्ययन के फलस्वरूप बताया, जिन्होंने दो परिकल्पनाएं की, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और कोडोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में उन्होंने मिराबिस जल्पा, जो कि एक फ्लावर है, जिसको क्रॉस कराया, तो उन्होंने एक रेड फ्लावर लिया था और दूसरा व्हाइट फ्लावर लिया था। दोनों के बीच जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्हें रिजल्ट मिला पिंक फ्लावर का, जिसमें उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम दिया। और कोडोमिनेंस में आपको मैंने बताया था कि इसमें कैटल वाला एग्जाम्पल है, जिसमें आप देखते हैं कि अगर हम कैटल्स के बीच अगर एक आपकी ब्राउन कैटल है और दूसरी व्हाइट है, या ब्लैक और व्हाइट है, तो जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें रोन प्राप्त होता है, ROAN, जिसे हम कहते हैं चितकबरा। जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ गायों को, या उनके ऊपर देखिए कि दो कलर रहते हैं, व्हाइट भी रहता है, ब्लैक रहता है, मतलब दोनों के दोनों कैरेक्टर आपके आ चुके हैं। बाकी आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। अब देखिए जो दूसरा नियम है, जिसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, या हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि मेंडल जी ने उसमें दो कैरेक्टर को लेकर अध्ययन किया था। अगर दो कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करें, तो एक उन्होंने सीड शेप को लिया था और दूसरा सीड के कलर को लिया था। तो सीड शेप में जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था वो राउंड था, और जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो आपका ट्विंकल था। अगर हम कलर के बारे में बात करें तो जो येलो था वो डोमिनेंट था और जो ग्रीन था वो आपका रिसेसिव था। तो उस तरीके से इन्होंने गैमेट के सारे आपका क्रॉस करवाया, तो टोटल जो हमें रेशियो मिला 9:3:1। तो आप देखेंगे जो ये अलग अलग गैमेट है इनकी जब क्रॉसिंग हुई, तो हमें अलग अलग आपके जो लक्षण थे वो इंडिपेंडेंटली क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे हमने तो लिया था सीट का शेप और सीट का कलर, और सीट के शेप में हमने राउंड रिंकल्ड और लिया था, और ग्रीन और येलो और ग्रीन लिया था। तो हमने तो पौधे तो चार टाइप के लिए था, मतलब उनके शेप को और कलर को, लेकिन जब हमने इसकी क्रॉसिंग की तो ये इंडिपेंडेंटली हमें जो रेशियो मिला 9:3:1 का मिला, जो कि अलग अलग कैरेक्टर जो थे इंडिपेंडेंटली वो क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसके बाद जो अगला है आपका, इसमें दिया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप जानते हैं कि वैसे तो हमें जानते हैं कि जो भी मियोसिस या माइटोसिस होती है, तो उसमें माइटोसिस होती है तो एक सेल से दो सेल बनती है, जबकि जो मियोसिस होता है वो मुख्यतः गैमेट के फॉर्मेशन के लिए होता है, जिसमें एक सेल से चार सेल बनती हैं। लेकिन इसकी थ्योरी दी गई, जिसके फलस्वरूप ये बताया गया कि जब भी मियोसिस या माइटोसिस होती है तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उनका सेग्रीगेशन हो जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने पूरी सेल साइकिल 11 में पढ़ा होगा तो उसमें आपने G1, S, G2 और M पढ़ा होगा। ये मियोसिस दर्शाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जीवन फेज में जो क्रोमोसोम है, एस फेज में क्या होगा, रेप्लिकेशन हुआ आपका, मतलब या जिसे हम डुप्लीकेशन भी कहते हैं। इसके बाद जीवन मियोसिस फर्स्ट में आप देखेंगे जो पेयरिंग हुई है उसको जो ये फाइबर है उन्हें अलग करेंगे। मियोसिस सेकेंड में जो अलग अलग फाइबर है पूर्णतः अलग होकर के जो जर्म सेल बनी, जिसे आप स्पर्म भी कह सकते हैं, तो जो जर्म सेल बनी है वो टोटली क्या है, अलग अलग हो गई। जैसे अगर हम मान के चले कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अगर 46 रहा होगा, तो यहाँ पे फाइनली हमें कितना क्रोमोसोम नंबर मिलेगा आपका 23। तो जो मुख्य रूप से इसमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को हम बाद में देखेंगे। मेंडल का जो दूसरा नियम था आपका, जिसमें आप देख लीजिए कलर वगैरह भी लिया है, राउंड वगैरह, फिर इन्होंने गैमेट बना करके, एक बार मैं आपको बना करके भी थोड़ा सा बता दूं, जिससे आपको और इजीली तरीके से समझ में आ जाए। तो ये जो आपका दूसरा नियम है, मैंने आपसे कहा कि इन्होंने दो तरीके के कैरेक्टर लिया, एक इन्होंने लिया सीड के शेप का और दूसरा लिया इन्होंने कलर का, और इसके अलावा इधर भी जो
आपको राउंड का और एक आपका येलो और ये आपका ग्रीन। तो जब भी हम गैमेट बनाते हैं तो आप जानते हैं कि गैमेट हमारा सिंगुलर हो जाता है। तो अब यहाँ से एलिस से हमने इसके पेयर से गैमेट को अलग कर लिया। अब हम इसके जो हमें गैमेट मिले हैं इन गैमेट को आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो आप देखिए जब आप आर को और इसके साथ स्मॉल आर और तो आप देखेंगे तो आपको 4 तरीके के गैमेट मिलते हैं। यहाँ पे आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आप क्रॉस करा देंगे तो आपको मुख्य रूप से 4 तरीके के गैमेट मिलेंगे। ठीक, अब इन्हीं 4 गैमेट का हम आपस में क्या करा देंगे, देखिए ये 4 गैमेट आपके इधर देखें और 4 गैमेट आपके इस साइड, ये आपका फीमेल और इधर सॉरी आपका फीमेल और इधर आपका मेल गैमेट है। जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो रेशियो मिलता है 9:3:3:1 का, मतलब 9 तो क्या मिलते हैं आपका, यहाँ पे देखेंगे तो जो अलग अलग है यहाँ पे जैसे गैमेट के अनुसार देखेंगे तो जो जिसमें 2 कैपिटल आर होंगे या डोमिनेंट होगा वो आपका रेड स्कोप आपका राउंड स्कोप करेगा और 2 कैपिटल वाई होंगे तो येलो स्कोप करेगा। वैसे जब डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में देखते हैं तो अगर एक कैपिटल आर है और दूसरा स्मॉल आर है, और अगर मान लीजिए एक कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है, तो अब जो आपका शेप है उससे हम क्या कहेंगे, राउंड ही कहेंगे, क्योंकि हम डोमिनेंट कैरेक्टर को भी ध्यान में रख के पढ़ते हैं। तो जब हम देखते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट हमें मिलता है 9:3:3:1 का, जिसमें 9 हमें मिलते हैं राउंड येलो, 3 हमें मिलते हैं राउंड ग्रीन, 3 हमें मिलते हैं ब्रिंकल्ड येलो और 1 हमें मिलता है ब्रिंकल्ड ग्रीन। इस तरीके से हमें जो रेशियो मिलता है उसके आधार पर हमें कहते हैं कि जो भी आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में दिया गया था कि हमने जो शेप और कलर को लेकर के हमने क्रैश करवाया था उसमें हमें इंडिपेंडेंट तरीके से जो है लक्षण वो क्या हो बढ़ गए। तो इस तरीके से जो मेंडल का पहला, दूसरा और तीसरा नियम है उसको लेकर के हमने डिस्कस किया। जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर देंगे, फिर अगले चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।